हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बढ़िया हो गए और आपकी सुपर 100 एग्जाम की तैयारी भी बच्चों एकदम बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो आपकी तैयारी को और बेस्ट बनाने के लिए बच्चों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए पी वाई क्यू बेटा 2023 का, जिसमें हम फिजिक्स को सॉल्व करने वाले हैं। फिजिक्स के जो क्वेश्चन थे आपके 2023 के पेपर में जेडबलई के में, उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। यानी कि फिजिक्स की लाइव क्लास है वो रहेगी और इसमें अपन फिजिक्स के सारे क्वेश्चन को सॉल्व है वो करेंगे। तो सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं बच्चों आप सभी लोग बढ़िया हो गए, मस्त हो गए और बढ़िया तरीके से पढ़ रहे होगे। तो ये अंतिम समय बेटा हमारे पास बचा हुआ है, 3 तारीख को आपका एग्जाम है। तो हमें जान लगा देनी है और इस एग्जाम की बेहतरीन तैयारी है वो करनी है। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं। तो बेटा आपके बैच में बहुत सारे टेस्ट डाल दिए गए हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन डाल दिए गए हैं और पीवाईक्यू के वीडियोस भी डाल दिए गए हैं। जो पिछले साल के पेपर्स हैं उनके पीवाईक्यू के जो क्लासेस है वो भी हमने आपके बैच में डाल दी हैं। सो आप सभी लोग उन क्लासेस को देख सकते हो। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। सो बच्चों आज की क्लास में हम फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। हम उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो थोड़े से इजी है और आपको आसानी से समझ में है, जो आ जाएंगे तो उन्हीं को हम सॉल्व करेंगे। जो ज्यादा टफ क्वेश्चन है उनमें हम नहीं घुसेंगे, उनको हम किसी और क्लास में वो सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन बच्चों आप सभी लोग देख सकते हो, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए, देन उसके बाद फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व है वो करेंगे। आप सभी लोग एक बार क्वेश्चन को बच्चों पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ओके, सो आप लोग बच्चों समझ गए होंगे कि इसमें एबीसी एक ट्राइंगल दिया गया है और इस ट्राइंगल की जो साइड्स हैं यानी कि भुजाएं हैं, इनके बीच में प्रतिरोध है वो जुड़े हुए हैं। यहाँ पे 2 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1। तो हमें बताना है बेटा सबसे ज्यादा प्रतिरोध है वो कहां पर होगा। देखो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं बेटा, जब प्रतिरोध हमारे श्रेणी क्रम में यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े होते हैं तो प्रतिरोध हमारा सबसे ज्यादा होता है। और जब प्रतिरोध हमारे समांतर क्रम में जुड़े होते हैं यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े होते हैं तो प्रतिरोध हमारा सबसे कम होता है। ठीक है, तो सबसे कम जो प्रतिरोध है वो हमारा कहां पर है? बी और सी के बीच में है सबसे कम। क्योंकि देखो यहाँ पे 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो इसका जो टोटल प्रतिरोध आएगा वो आएगा 1/r बराबर 1 में R1 प्लस में 1 का R2 प्लस का 1 में R3। या तीनों को हम R भी ले लें तो इसका जो टोटल प्रतिरोध आएगा वो आएगा R बराबर 3 में R। क्या आएगा बच्चों? R/3 आएगा। एक सेकेंड, ओके ठीक है। तो R/3 आएगा, यानी कि इसका जो टोटल प्रतिरोध होगा वो R/3 होगा, इसका जो होगा बच्चों वो R/2 होगा और इसका जो प्रतिरोध होगा वो R होगा। अब मुझे आप बताइए कि इनमें से किसका प्रतिरोध है वो सबसे ज्यादा है। तो आप देख सकते हो ए और बी ऑप्शन का, ए और बी के बीच में जो प्रतिरोध है वो सबसे ज्यादा है क्योंकि इसका जो प्रतिरोध है वो R है, जबकि यहाँ पे प्रतिरोध R/2 R/3 यानी कि बहुत कम है। तो ध्यान रखना जहां पर भी कोई प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ होगा वहां पर प्रतिरोध हमारा सबसे ज्यादा होगा, और जहां पर सबसे ज्यादा प्रतिरोध समांतर क्रम यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े होंगे जैसे कि बी और सी के बीच में, तो यहां पर जो प्रतिरोध होगा वो हमारा सबसे कम होगा। तो सबसे ज्यादा जो प्रतिरोध है वो ए एंड बी के बीच में है। ए इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है बिंदु ए तथा बी के विद्युत विभव क्रमशः 10 वोल्ट तथा 100 वोल्ट है। एक आवेश एक क्यू आवेश को ए से बिंदु बी तक ले जाने में किया गया कार्य 18 जूल है, तो क्यू का मान बताइए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो इसमें बोला गया है 2 पॉइंट्स हैं। यहां पे जो पॉइंट ए पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वी ए, इसको मान लेते हैं ये हमारा 10 है। और यहाँ पे बी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि विद्युत विभव है हमारा 100 है। यहाँ पर एक आवेश रखा हुआ है क्यू, क्यू बराबर कितना? अच्छा हाँ, क्यू रखा हुआ है। तो इस क्यू आवेश को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क किया जाता है बच्चों वो हमारा 18 जूल है। तो हमें इस Q का जो Q आवेश है इसकी वैल्यू को बताना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक Q आवेश है जो A पॉइंट पर रखा हुआ है जिसका जो विद्युत विभव है वो 10 वोल्ट है और
इसको लेके जाना है बी पॉइंट पर, जिसका जो इलेक्ट्रिक विभव है वो हमारा कितना है, 100 है। सबसे पहले बच्चों इन दोनों पॉइंटों के बीच में जो विद्युत विभव है यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको हम निकाल लेंगे। तो उसको निकालने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, देखिए यहां पे जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो होगा डेल वी बराबर वी बी माइनस का वी ए। ठीक है, तो वी बी जो है वो हमारा 100 है और वी ए है वो हमारा 10 है। 100 में से 10 जाएगा तो 90, यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रिक विभव है वो कितना आ गया, 90 आ गया। अब हमें तो इस क्वेश्चन में आवेश निकालना था, तो एक फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, W बराबर होता है बच्चों V मल्टीप्लाई में Q, यानी कि किया गया कार्य बराबर होता है विद्युत विभव इंटू आवेश के, यानी कि वर्क बराबर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मल्टीप्लाई में आवेश यानी कि चार्ज। तो W हमें दिया गया है कितना, 18 जूल है वो दिया गया है, तो यहाँ पे 18 आ गया। V बराबर बच्चों भी हमने निकाला है हमारा 90 है तो 90 आ गया, और मल्टीप्लाई में Q, यहाँ से Q की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 18 अपॉन में 90 बराबर में Q। इसको हम काट देंगे तो 18 बन जाए 18, 18 5 जा 90, 1 अपॉन में 5 बराबर में Q, और Q 5 का 1 में डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा 0.2 कूलम बराबर में W, सॉरी Q, है ना। 5 का 1 के साथ मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड किया तो 0.2 आएगा, और आवेश की जो यूनिट होती है ऐसा यूनिट वो कूलाम होती है, इसलिए यहाँ पे सी आ गया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, 0.2 कूलाम इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया हो तो एक बार थम्स अप भेज दीजिएगा। बच्चे बोल रहे हैं कि सर क्या बैच 24 तारीख को एंड हो जाएगा, बिल्कुल नहीं हो जाएगा बेटा। जितने भी बच्चों का बैच एक्सपायर होने वाला है उन सभी बच्चों की बैच की एक्सपायरी डेट है वो बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि देखिए मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपकी क्लासेस बेटा तब तक होंगी जब तक आपका एग्जाम है वो नहीं हो जाएगा। वैसे तो हमने मान के चला थे कि आपका 2-3 जुलाई तक एग्जाम हो जाएगा, लेकिन अगर आपके एग्जाम की 1 महीने डेट और बढ़ गई है तो हम आपसे कोई भी एक्स्ट्रा फीस है वो नहीं ले रहे हैं। इसी जो फीस आपने पहले पे की थी उसी में बेटा आपकी रेगुलर क्लासेस हैं वो होती रहेंगी जब तक आपका एग्जाम है वो नहीं हो जाएगा। अगर एग्जाम की डेट 15-20 दिन और बढ़ जाएगी, वैसे भी बढ़ने वाली, देखो क्वेश्चन में बेटा बोला गया था कि किस किस कॉम्बिनेशन में बल्ब की जो तीव्रता है वो कम हो जाएगी। देखिए बल्ब की जो पावर है वो दो चीज पर डिपेंड करती है, एक तो करती है V पर और एक करती है I पर, है ना। अब रेजिस्टेंस का वोल्टेज से तो कोई रिलेशन नहीं होता है, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी से होता है यानी कि करंट से होता है। तो आपको पता है बेटा अगर किसी बल्ब को हमें तेज जलाना है तो उसको हमें ज्यादा करंट देना पड़ेगा, और अगर किसी बल्ब को हमें स्लो जलाना है तो उसको हमें करंट कम देना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर हमें बल्ब को कम जलाना है तो उसको हमें करंट कम देना पड़ेगा, या फिर उसमें हम रेजिस्टेंस को बढ़ा देंगे, है ना। अगर करंट अपन को कम देना है तो अपन क्या करेंगे, उसमें प्रतिरोध को बढ़ा देंगे, क्योंकि प्रतिरोध क्या करता है, करंट को कम करता है। ठीक है, तो अगर हमें प्रतिरोध को बढ़ाना है तो हम प्रतिरोध को कौन से क्रम में जोड़ते हैं बेटा, श्रेणी क्रम में, है ना। हम प्रतिरोध को कौन से क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रतिरोध हो और बल्ब की तीव्रता क्या हो जाए, कम हो जाए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर बल्ब की बेटा तीव्रता कम करनी है तो उसको हमें कौन से क्रम में जोड़ना पड़ेगा, श्रेणी क्रम में, है ना। ओके, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर 3 और 4 नंबर का क्वेश्चन क्यों नहीं करवाया। बेटा 3 और 4 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, इसको मैं एक अलग क्लास में जितने भी टफ क्वेश्चन है उनको आपको अलग से एक्सप्लेन करूंगा। देखो सीधी सी बात है बेटा, जो पावर है वो हमारा डिपेंड करता है एक तो वोल्टेज पर और एक करंट पर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पर। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट पर। अगर हमें पावर को कम करना है तो हमें इलेक्ट्रिक करंट को क्या करना पड़ेगा बेटा, कम करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक करंट हमारा कम कब होगा, जब हम आर के मान को बढ़ाएंगे, आर की वैल्यू को जब हम इंक्रीज करेंगे यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी। तो आर की वैल्यू किस में कम होती है बेटा, श्रेणी क्रम में, सॉरी आर की वैल्यू किस में ज्यादा होती है, श्रेणी क्रम में होती है यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में। अगर हमें प्रतिरोध को बढ़ाना है
तो हमें प्रतिरोध को कौन से क्रम में जोड़ना पड़ेगा, श्रेणी क्रम में। तभी हमारा धारा का मान कम होगा और तभी हमारी जो बल्ब की तीव्रता है वो कैसी होगी, कम होगी। अगर हमें बल्ब की तीव्रता को बढ़ाना है तो फिर हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे, ठीक है। अगर हमें बल्ब की तीव्रता को बढ़ाना है तो हम उसको किस में जोड़ेंगे, ठीक है। समझ में आ गया बेटा? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, दर्शाए गए चित्र में चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय बल रेखाएं प्रदर्शित हैं। निम्न क्षेत्र में बिंदु ए, बी एवं सी स्थित है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि फिगर शोज दैट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, देयर आर 3 पॉइंट्स ए, बी एंड सी इन दिस फील्ड्स। चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग फील्ड स्ट्रेंथ। देखो, आपको पता है बेटा, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सघन होती हैं, सघन का मतलब पास पास होती हैं, वहां पर हमारा चुंबकीय क्षेत्र है वो अधिकतम होता है। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो जो बी पॉइंट है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम है, क्योंकि यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं है वो कैसी हैं बच्चों, बहुत पास पास है, बिल्कुल नजदीक नजदीक है ना। तो बी पर हमारा क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम होगा, ठीक है। अब ए पॉइंट पर देखो आप, ए पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा बी की अपेक्षा थोड़ी दूर दूर है, तो ए पर कैसा होगा, ए पर हमारा मध्यम होगा, यानी कि बीच का होगा। और आप सी पॉइंट पर देखो, सी पर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है वो बहुत ही ज्यादा दूर है, तो न्यूनतम किस पर होगा हमारा, सी पर। सी पॉइंट पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कैसा होगा बच्चों, न्यूनतम होगा। अब आप इसमें से देख सकते हो कौन सा ऑप्शन सही होगा। बी पर हमारा अधिकतम है, ए पर मध्यम है और सी पर न्यूनतम है। पहला ऑप्शन देखो, इसमें लिखा हुआ है अधिकतम ए पर न्यूनतम बी पर, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ए पर हमारा कैसा है, मध्यम है। फिर बी पर देखो, बी ऑप्शन अधिकतम बी पर न्यूनतम सी पर, तो ए एकदम हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें बी पर कैसा है, अधिकतम है, और सी पर कैसा है, न्यूनतम है। सी और डी भी गलत हो जाएंगे, क्योंकि सी में बोला गया है अधिकतम सी पर, जो कि गलत है, और डी में बोला गया है अधिकतम ए पर, जो भी क्या है बच्चों, गलत है। तो आपको हमेशा ये देखना है, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा पास पास होंगी वहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो प्रबल होगा, यानी कि बहुत अधिकतम होगा, और जहां पर दूर दूर होगी वहां पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा बच्चों, विरल होगा, यानी कि न्यूनतम होगा, ठीक है। क्वेश्चन बच्चों क्लियर हो गया हो तो एक बार थम्स अप भेज दीजिए, देन फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब को दुगना आवर्धित करने के लिए वस्तु की ध्रुव से दूरी ज्ञात कीजिए, है ना। हमें प्रतिबिंब बेटा कैसा चाहिए, हमें प्रतिबिंब बहुत बड़ा चाहिए, दुगना चाहिए, तो हमें प्रतिबिंब को कहां पर रखना पड़ेगा। ओके, देखो, अगर आपको बड़ा प्रतिबिंब चाहिए तो आपको वस्तु को कहां पर रखना होगा बेटा, आपको वस्तु को रखना पड़ेगा या तो आपको वक्रता केंद्र पर रखना पड़ेगा, या फिर बच्चों आपको वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखना पड़ेगा। कहां पे रखना पड़ेगा, ध्रुव और फोकस के बीच में, तभी आपको बड़ा प्रतिबिंब में वो मिल सकता है। अगर आप वस्तु को सी तथा यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं तो आपको बड़ा प्रतिबिंब मिलेगा, और पी तथा एफ के बीच में रखते हैं तो भी आपको क्या मिलेगा, एकदम बड़ा मिलेगा। कहने का मतलब बच्चों ये है कि अपना फोकस है, ये अपना पोल है, ठीक है, या तो वस्तु को इसके बीच में रख दो, ठीक है, ये अपना 10 है, फोकस अपनी दूरी 10 है, और अपना वक्रता कितना है, वक्रता केंद्र अपना यहां पे आएगा सी, ठीक है। तो यहां पे मतलब ये है बच्चों, अगर आपको दुगना आबादित प्रतिबिंब चाहिए तो आपको या तो वस्तु को एफ और पी के बीच में रखना पड़ेगा, एफ और पी के बीच में मतलब कि 0 से लेकर 9 के बीच में, ठीक है, 0 से लेकर 9 के बीच में आपको रखना पड़ेगा,
क्योंकि यहाँ पे तो आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको मान लो यहाँ पे चाहिए, इस तरफ चाहिए, या तो आपको सी और एफ के बीच में रखना पड़ेगा, मतलब कि -11 से बच्चों किसके बीच में, -20 के बीच में, क्योंकि आपको पता है कि जो फोकस होता है वो वक्रता केंद्र का दुगना होता है। तो हमें अब ऐसा कोई नंबर बताना है जो -11 और 20 के बीच में आता हो और 0 और 9 के बीच में आता हो। तो यहाँ पे देखिए 0 और 9 के बीच में जो नंबर आता है वो हमारा -5 हो गया, और -11 और -20 के बीच में जो नंबर आता है वो -15 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा हमारा जो आंसर होगा वो ए बा बी दोनों हो जाएगा, ए बा बी दोनों, इन दोनों ही पॉइंट पर हमें जो बड़ा प्रतिबिंब है वो मिल सकता है, इसलिए जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा। आपको मैंने बैच में प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि जो बड़ा प्रतिबिंब है वो कब मिलता है, या वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में रखी हो, पहला तो कंडीशन ये हो गया, यानी कि 0 और -10 के बीच में रखी हो। दूसरा ये है कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी हो, यानी कि -10 और -20 के बीच में रखी हो। तो 0 से लेके 9 और -10 से लेके -20 के बीच की जो दूरी है वो है -5 और -15, यानी कि डी ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, इसका एकदम करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या होगा बच्चों इसका, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी ऑप्शन, है ना। देखो अगर बड़ा प्रतिबिंब चाहिए, एक बार फिर से सुन लो, तो आपको वस्तु को पोल और फोकस के बीच में रखना पड़ेगा। फोकस हमारा -10 पर है, पोल हमारा 0 पर होता है, मतलब कि 0 -10 के बीच में रखना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा ये है कि आपको वस्तु को एफ और सी के बीच में रखना पड़ेगा, माइनस यानी कि -10 से -20 के बीच में रखना पड़ेगा। तो इन दो के बीच के जो ऑप्शन में नंबर दिए गए हैं वो -5 और -15 दिया गया है, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन, अधिकांश अपवर्तन प्रकाश आंख में प्रवेश करता है। देखो आंखों में जो अधिकांश अपवर्तन होता है वो कहां पर होता है बेटा, तो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, जो कॉर्निया की बाहरी सतह है, यानी कि आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया, इस पर आंख का जो मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन है वो होता है। कॉर्निया की बाहरी सतह पर जो अधिकांश अपवर्तन है वो होता है। ये क्वेश्चन बेटा 2024 में भी आया था और 2023 के पेपर में भी आया हुआ है ना। जो अधिकांश अपवर्तन होता है वो कहां पर होता है, कॉर्निया की बाहरी सतह पर होता है। केवल धमनकर बोले सर ह्यूमन आई कब कराओगे, तो बेटा ह्यूमन आई आपको कल या परसों है वो पक्के से करा दूंगा, है ना। कल या पक्का, कल या परसों, यानी कि 23 या 24 तारीख को आपको पक्के से पूरा चैप्टर ह्यूमन आई का करा दिया जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 को करने से पहले मैं आपको बता दूं, देखिए जिस तरीके के दर्पण हमारा उत्तल दर्पण बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है, सेम वैसे ही प्रतिबिंब हमारा बच्चों अवतल लेंस बनाता है, अवतल लेंस। और जिस तरीके के प्रतिबिंब हमारा अवतल दर्पण बनाता है, यानी कि कॉनकेव मिरर, उसी तरीके के सेम प्रतिबिंब हमारा उत्तल लेंस बनाता है, ठीक है। और मैंने सारे बताए हुए हैं आपको कि कब कौन सा बनाता है। देखो उत्तल दर्पण बेटा जो प्रतिबिंब बनाता है वो कैसा होता है, वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब एवं वास्तविक वस्तु होता है। और जो प्रतिबिंब का साइज होता है वो हमेशा घटा हुआ प्रतिबिंब एवं वास्तविक वस्तु इस तरीके का होता है, ठीक है। यानी कि जो ए ऑप्शन होगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा ए का जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा हमारा पी और एस, ठीक है, पी और एस हो जाएगा। अब बी की बात करते हैं, तो बी है हमारा कॉनकेव मिरर, यानी कि अवतल दर्पण। अवतल दर्पण बेटा वास्तविक प्रतिबिंब और वास्तविक वस्तु ये भी बनाता है, आभासी प्रतिबिंब भी बनाता है, आभादित प्रतिबिंब भी बनाता है, और घटा हुआ प्रतिबिंब भी बनाता है। क्योंकि जब वस्तु को हम सी से दूर रखते हैं, अनंत पर रखते हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है।
जब वस्तु को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो आभासी बनता है, घटा हुआ भी बनता है, बड़ा और बड़ा साइज का भी बनता है। तो यानी बी ऑप्शन का हो जाएगा हमारा क्या, पी भी हो जाएगा बच्चों, क्यू भी हो जाएगा, आर भी हो जाएगा और एस भी हो जाएगा। अब सी के ऊपर आते हैं। सी है हमारा कॉनकेव लेंस। तो बच्चों ये हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है और कैसा बनाता है, साइज में छोटा बनाता है ना, बिल्कुल अवतल दर्पण के जैसा। तो इसका क्या हो जाएगा, छोटा बनाता है यानी कि एस हो जाएगा, और आभासी बनाता है यानी कि क्यू एस हो जाएगा। अब डी में है बच्चों कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस। उत्तल लेंस बेटा वास्तविक बनाता है, आभासी भी बनाता है, बड़ा भी बनाता है और छोटा भी बनाता है। तो इसका हो जाएगा पी क्यू आर एस। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आप देख सकते हो टी ऑप्शन में जो आंसर आपको दिया गया है वो एकदम सही है। डी ऑप्शन में जो दिया गया है वो क्या हो जाएगा, एकदम सही। तो इसका जो आंसर है वो डी ऑप्शन होगा। ओके ओके, यहां पे बेटा क्यू आना था, सॉरी थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ पे क्यू आना था, है ना, क्यू एस। ओके अब सही है एकदम। और यहाँ पे आना था कौन, अवतल दर्पण में क्या आना था, अवतल लेंस है। हाँ तो यहाँ पे पी आना था, बस थोड़ी सी बच्चों लिखने में गलती हो गई, यहाँ पे पी आएगा, यहाँ पे एस आएगा, है ना। अरे नहीं नहीं, एक मिनट, कहीं भी बच्चों थोड़ी सी गलती हो रही है। उत्तल दर्पण कैसा बनाएगा बच्चों, उत्तल दर्पण हमेशा आभासी बनाएगा और घटा हुआ बनाएगा, ठीक है। अवतल दर्पण कैसा बनाएगा बच्चों, सही है, डी ऑप्शन ही आएगा बेटा। यहाँ पे भी क्यू एस आएगा, यहाँ पे भी क्यू एस ही आएगा, है ना, यहाँ पे भी बच्चों क्या आएगा, क्यू एस ही आएगा। थोड़ा सा गलत हो गया था, सही था बेटा, क्यू एस ही आएगा। ओम प्रकाश प्रजापति बोल रहे हैं सर पेपर कब होगा। पेपर तो बेटा 3 तारीख को ही होगा, 3 अगस्त को, है ना, अभी जो डेट आई है उसके हिसाब से तो 3 अगस्त को ही होगा। चलो बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बेटा, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करने के प्रयोग में ध्रुव से वस्तु की दूरी x तथा प्रतिबिंब की दूरी y के बीच ग्राफ होगा तो चित्र दिखाई देगा। जैसे जैसे बच्चों आपको पता है कि हम वस्तु की दूरी बढ़ाते हैं, वैसे वैसे हमारी प्रतिबिंब की दूरी भी क्या होती जाती है बच्चों, बढ़ती जाती है। कौन से दर्पण में, अवतल दर्पण में। तो अगर हम वस्तु की दूरी बढ़ाएंगे यानी कि x अक्ष को बढ़ाएंगे तो y भी हमारा कैसा होता जाएगा बच्चों, बढ़ता जाएगा। आप देख सकते हो, देखिए इसमें तो बेटा बाई और एक्स कोई भी नहीं बढ़ रहा है, बाई बाई और एक्स कहीं पे भी नहीं बढ़ रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा, है ना। फिर बी वाले में आप देखो, इसमें बाई और एक्स एक एक साथ में बढ़ रहा है, ऐसा भी नहीं होता है। सी वाला एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे बाई भी हमारा बढ़ रहा है, तो हमारा एक्स भी क्या हो रहा है बच्चों, एक्स भी हमारा बढ़ रहा है इस तरीके से, है ना। तो करेक्ट आंसर होगा सी वाला, डी भी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि डी वाले में हमारा सिर्फ बाई बढ़ रहा है, एक्स नहीं बढ़ रहा। मतलब प्रतिबिंब की दूरी तो बढ़ रही है लेकिन वस्तु की दूरी है वो नहीं बढ़ रही, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। प्रतिबिंब की दूरी बढ़ रही है तो वस्तु की दूरी भी बढ़ रही है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11, अच्छा 12। 3000 आर्मस्ट्रॉन्ग तरंग दैर्घ्य वाली प्रकाश किरण की आवृत्ति होगी। तरंग दैर्घ्य बच्चों कितनी है, 3000। देखो बेटा सी बराबर होता है लैम्डा वी, ठीक है। सी होता है प्रकाश की चाल, लैम्डा होता है हमारी तरंग दैर्घ्य, और वी होती है हमारी आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी। सी फॉर वेलोसिटी ऑफ लाइट, लैम्डा बराबर वेवलेंथ और वी बराबर होती है हमारी फ्रीक्वेंसी। तो ये हमें पता है बच्चों ये कितनी होती है, 3 × 10⁸ होती है, ठीक है। 3 में बच्चों कितनी, 10⁸ होती है। क्लियर हुआ, ओके। सबसे पहले अपन को इस आर्मस्ट्रॉन्ग को मीटर में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3000 दिया गया है, 3000 आर्मस्ट्रॉन्ग बराबर होगा बच्चों हमारा 3 × 10⁻⁷ मीटर, ठीक है। हमारी जो तरंग दैर्घ्य मीटर में आएगी वो कितनी आएगी, 3 × 10⁻⁷ मीटर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो सी बराबर दिया गया है 3 × 10⁸,
लेमडा की वैल्यू है 3 गुणा में 10 की घात माइनस का 7 और गुणा में भी, ये हमारा बटे में आ जाएगा तो हो जाएगा 3 गुणा में 10 की घात 8 बटे में आ गया 3 गुणा में 10 की घात माइनस का 7 और बराबर में भी, 3 से 3 कट गया, 10 की घात 7 हमारा ऊपर चला जाएगा तो हो गया 10 की घात 8 गुणा में 10 की घात 7 बराबर में v। ठीक है, दोनों घातें बेटा जुड़ जाएंगी तो हो जाएगा 10 की घात 5 बराबर में v, यानी कि 10 की घात 5, 10 की घात 15, 7 और 8 15 हो जाएगा, तो आंसर आएगा 10 की घात 15 हर्ट्ज, यानी कि सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका एकदम करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा बेटा, आंसर होगा 10 की घात 15। क्लियर हो गया बेटा। 3000 आर्मस्ट्रॉन्ग को हम जब मीटर में बदल देंगे तो आएगा 3 गुणा में 10 की घात माइनस का 7 मीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। दो पतले लेंस को जोड़ने पर इनकी संयुक्त फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर है। यदि एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो दूसरे लेंस की शक्ति ज्ञात कीजिए। दूसरे लेंस की बच्चों हमें क्या बतानी है, शक्ति बतानी है। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझना। Two thin lenses are in the contact and the focal length of the combination is 80 centimeter. If the focal length of one of the lens be 20 centimeter, then the power of the other lens is। देखो एक लेंस है बेटा f1 और एक लेंस है f2। f1 की जो फोकस दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है और f2 की जो फोकस दूरी है वो हमें पता नहीं है। दोनों की जो टोटल फोकस दूरी है वो f है और जो कि कितनी है 80 सेंटीमीटर है। ठीक है, ए है, ए हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो हमें क्या करना है बच्चों, हमें दूसरे लेंस की शक्ति ज्ञात करनी है, यानी कि बच्चों हमें निकालना है P बराबर 1/f2। तो इसके लिए बच्चों सबसे पहले तो हमें f2 की वैल्यू है वो पता होनी चाहिए, देन उसके बाद फिर हम P की वैल्यू है वो निकाल पाएंगे। ये हमें फाइनली फाइंड करना है। तो सबसे पहले f2 फाइंड करते हैं। ठीक है, f2 यानी कि दूसरे लेंस की फोकस दूरी। अब आपको पता है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, इस तरीके से हमारा फॉर्मूला होता है। 1/f की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1/80 बराबर में 1/f1 यानी कि 1/20 प्लस 1/f2। यहां से 1/f2 की वैल्यू क्या आएगी, 1/80 माइनस का 1/20 बराबर का 1/f2। सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 80 आया, ये 1 हो गया और ये 4 बार जाएगा बराबर में 1/f2। ये आएगा माइनस का 3/80 बराबर में 1/f2 और f2 बराबर आएगा बेटा माइनस का 80/3 बराबर में f2। ये आएगा। ठीक है, माइनस का 80/3 आएगा। अभी क्या है हमारा सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो हम चाहें तो बेटा इसको यहां से रेज करके पहले यहां पे इसको मीटर में बदल लेते हैं। ठीक है, तो इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे बेटा, इसमें 100 से डिवाइड करेंगे तो आएगा माइनस का 80/3 और अपॉन में 100, क्योंकि इसको मीटर में बदल रहे हैं तो 100 हमारा पहुंच जाएगा 80 के पास में, यहाँ पे अच्छा 3 के पास में पहुंच जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 80/300। 0 से 0 कट जाएगा, 8/30 यानी कि माइनस का 4/15 आएगा। ठीक है, कितना आएगा बच्चों, माइनस का 4/15, यानी कि जो f2 की वैल्यू होगी वो होगी माइनस का 15/4। ठीक है, नहीं नहीं, माइनस का 4/15 ही होगी। f2 बराबर होगा माइनस का 4/15। बस यहाँ पे रख देंगे, ये होता है 1/f2 तो जाएगा 1 माइनस का 4/15, 15 ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा माइनस का 15/4। डिवाइड कर देंगे तो माइनस 4 3 जा 12, 3 बचेगा, 4 7 जा 28 और 4 5 जा 20। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों माइनस का 3.75 डाईऑप्टर आएगा, यानी कि डी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन
खतरे का सिग्नल लाल रंग का होता है जबकि आंखें पीले रंग के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं, क्योंकि देखो जो खतरे के सिग्नल होते हैं बेटा वो लाल रंग के बनाए जाते हैं, पीले रंग के क्यों नहीं बनाए जाते? क्योंकि पीला रंग आंखों को जल्दी दिखता है, तो लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं? तो बेटा इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है कि स्कैटिंग इन रेड इज लेस देन येलो एंड हेंस रेड लाइट इज विजिबल फ्रॉम अ डिस्टेंस। जो लाल रंग होता है बेटा उसका विकिरण पीले रंग से कम होता है, इसलिए जो लाल रंग है वो दूर से दिखाई देता है ना। तो खतरा अगर हमें दूर से ही दिखाई दे जाए तो बहुत बढ़िया रहता है, हम पहले से सतर्क हो जाते हैं। इस वजह से जो खतरे के सिग्नल है वो हमेशा लाल रंग के बनाए जाते हैं। आंसर क्या होगा बेटा इसका? सी ऑप्शन। चलो इस क्वेश्चन को बेटा बाद में करेंगे, थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, आपको समझ आने में थोड़ा सा समय लगेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सीजीएस मात्रक है। सीजीएस मात्रक क्या है? टेस्ला, गॉस, वेबर और नन ऑफ दीज। क्या होगा बेटा इसका आंसर? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। देखो सीजीएस जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है वो गॉस होता है, ठीक है। क्या होता है? गॉस होता है। याद कर लेना इसको। तो इस क्वेश्चन में बेटा बताना है कि कौन सा परिपथ ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए सही है। तो आपको हमेशा पता होना चाहिए प्रतिरोध के साथ में यानी कि रेजिस्टेंस के साथ में जो वोल्ट मीटर है उसको हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाना चाहिए, और जो एमीटर है उसको हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन होगा, क्योंकि ए ऑप्शन में एकदम सही ए नहीं सॉरी बी ऑप्शन में एकदम सही लगाया गया है ना। देखो जो वोल्ट मीटर है वो हमारा रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और जो अमीटर है वो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में है। बाकी के तीनों गलत हैं, ऐसा नहीं लगाना चाहिए। ओम के नियम के अनुसार जो रेजिस्टेंस है उसके साथ वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में और एमीटर को हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाना चाहिए। क्या होगा बेटा? एक सर्किट पर विचार करें जिसमें एक प्रतिरोध मुक्त बैटरी और एक प्रतिरोध आर है। यदि आर के समांतर में एक दूसरा प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है तो देखो इसमें इसमें दूसरा प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ना है तो क्या होगा? तो आपको पता बेटा जब भी हम दूसरा कोई प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो धारा का मान बढ़ जाता है। ओके देखो इसका मतलब ये है कि जब हम एक सर्किट में एक रेजिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ देते हैं तो क्या होता है? तो बेटा ऑब्वियस सी बात है जो करंट है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो आंसर हो जाएगा द टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी विल इंक्रीज, यानी बैटरी से निकलने वाला जो करंट है वो क्या हो जाएगा बच्चों? बढ़ जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा उसका? एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी हम रेजिस्टेंस को बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं तो हमेशा रेजिस्टेंस कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। अगर सीरीज में जोड़ेंगे तो रेजिस्टेंस हमारा बढ़ जाएगा, लेकिन पैरेलल में जोड़ देंगे तो रेजिस्टेंस हमारा कैसा हो जाएगा बच्चों? एकदम कम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है अति चालक की चालकता। जो अति चालक होता है उसकी चालकता कितनी होती है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अति चालक की चालकता अनंत होती है यानी कि इनफिनाइट, है ना। जो अति चालक होता है उसकी चालकता कितनी होती है? अनंत होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दीपावली पर पंकज अपने घर को समांतर क्रम में जुड़े हुए 20 वॉट 220 वोल्ट के बल्बों से रोशन करना चाहता है। यदि घर के परिपथ में 5 एम्पियर का फ्यूज है तो वह अधिकतम कितने बल्बों का उपयोग कर सकता है यदि वह परिपथ में अन्य किसी उपकरण का उपयोग है वो नहीं कर रहा है? देखो अधिकतम धारा जो ले सकता है वो कितनी ले सकता है? 5 एम्पियर की ले सकता है ना। अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना। देखो दीपक को क्या करना है बच्चों? अपने घर में बल्ब लगाने हैं जिसकी जो पावर है वो कितनी है? 20 वॉट है।
और जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है। ठीक है, अब ये जो टोटल करंट यूज कर सकता है वो कितना है? टोटल करंट बेटा जो यूज कर सकता है वो है हमारा 5 एम्पियर का। ठीक है, टोटल करंट जो ये यूज कर सकता है यानी कि टोटल धारा जो ये ले सकता है वो 5 एम्पियर की ले सकता है। एक जो बल्ब है वो 20 वॉट 220 वोल्ट का है, यानी कि एक बल्ब कितनी धारा लेगा? एक बल्ब द्वारा ली गई धारा, एक बल्ब द्वारा ली गई धारा यानी कि एक बल्ब कितना इलेक्ट्रिक करंट कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा आई बराबर हो जाएगा P अपॉन में भी, यानी कि 20/220, 0 से 0 कट गया, 1 में आएगा 11। ठीक है, 1 में बच्चों कितना आ गया? 11 आ गया। मतलब कि एक बल्ब को जो बिजली चाहिए वो कितनी चाहिए? 1/11 एम्पियर चाहिए। अब टोटल वो करंट कितना ले सकता है? 5 एम्पियर ले सकता है। एक बल्ब को चाहिए 1/11, तो हम बल्बों की संख्या निकालेंगे, बल्बों की संख्या। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एक बल्ब को बिजली चाहिए 1/11, तो 5 एम्पियर में कितने बल्ब जल जाएंगे? तो आएगा 5 और बटे में आएगा 1/11, 11 हमारा ऊपर चला जाएगा तो आंसर आ जाएगा 55। यानी कि जो पंकज बल्ब है वो जला सकता है वो कितने हैं? वो है 55 बल्ब। 55 बल्ब को वो जला सकता है। ठीक है, लेकिन अगर 55 बल्ब से 56 कर देगा तो सर्किट खराब हो जाएगा, फ्यूज तार है वो गल जाएगा। तो 55 ही जला सकता है बेटा, 55 से ना तो ज्यादा, 55 से ज्यादा नहीं जला पाएगा। तो जो नंबर ऑफ बल्ब होंगे बेटा वो कितने होंगे? 55 होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक विद्युत प्रेस 220 वोल्ट के विभव से 15 एम्पियर की धारा खींचती है। यदि विद्युत यूनिट की दर 1 यूनिट बराबर 1 kWh 2 रुपए है, तो प्रतिदिन 30 मिनट प्रेस का 15 दिनों का उपयोग की लागत क्या होगी? देखो, पहले तो हम एक दिन की पावर निकालेंगे बेटा, है ना। जो बल्ब जो बल्ब कितने जो प्रेस है वो 220 वोल्ट का है ना। और जो ये धारा ले रहा है वो 15 एम्पियर की ले रहा है। मतलब कि इस प्रेस की जो पावर है वो कितनी है? वी आई, वोल्टेज इंटू एम्पियर। तो 220 मल्टीप्लाई में 15, 0, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 3300। यानी कि जो बल्ब जो प्रेस है बेटा वो 3300 वाट का है। पी बराबर कितने वाट का है? 3300 वोल्ट वाट। अब आपको पता है हमें यूनिट निकालनी है कि 30 मिनट प्रेस का 15 दिन में कितना है वो लेगा। तो 30 मिनट यानी कि 1/2। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे बच्चों? हम निकालेंगे यूनिट। तो यूनिट बराबर हो जाएगा हमारा KWH होता है ना, किलो वॉट होता है। तो वॉट है बच्चों हमारा 3300, है ना। और यूज होता है बच्चों ये आधे घंटे यानी कि 1/2। आधा आधा घंटा 30 मिनट को हम कैसे लिखेंगे? 1/2 आवर लिखेंगे। ठीक है, और ये 15 दिन यूज होता है तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0 0, 15 × 45, 15 × 45 से 3 48/2। फिर यहाँ पे इसका भाग कर देंगे 2 4 2 5 0, और इसमें 1000 का भाग करेंगे तो आएगा 24.250 यूनिट। कितनी यूनिट बिजली वो कंज्यूम करता है? तो 24 यूनिट बिजली है वो कंज्यूम करता है। ठीक है, कितनी यूनिट बच्चों? 24 यूनिट। अब एक यूनिट का जो प्राइस है वो 2 रुपए है, तो 24.25 यूनिट का क्या होगा? तो 24 गुणा में 2, तो ये हो जाएगा 50 का 0 5 आएगा, ये हो जाएगा 8 1 9 और हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी कि 49.5 पैसे इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 49.5 रुपए क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। देखो 1000 का बेटा यहाँ पे डिवाइड इसलिए किया क्योंकि हम KWH को यूनिट में बदल रहे हैं, है ना। तो 48,500 वर्ग आवर को यूनिट में बदल देंगे तो 1000 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, है ना। वो हमेशा किया जाता है क्योंकि यहाँ पे KWH बराबर यूनिट होता है। K का मतलब होता है किलो,
तो 24,250 किलो बराबर होगा 24.25, है ना। 1000 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, किसी परिपथ में 6.4 एम्पीयर धारा लगातार 4 सेकंड तक प्रवाहित होती है, तो प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए आई का मान दिया गया है 6.4, टी बराबर दिया गया है 4 सेकंड, एन बराबर हमें बताना है, और ई बराबर दिया गया है, ई का हमें वैल्यू पता है, इलेक्ट्रॉन की चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
में टी, क्यू बराबर होता है एन ई अपॉन में टी, सबकी वैल्यू रखेंगे तो आई का वैल्यू दिया गया है 6.4 बराबर एन हमें निकालना है, ई की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 और टी का मान है 4, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 25.6 बराबर एन मल्टीप्लाई में 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19। सॉल्व कर देंगे बेटा इसको तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 25.6 अपॉन में आएगा 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 बराबर में n। अब इसको इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा बेटा 1.6 का 25.6 में करेंगे तो आएगा 1.6, इस 10 टू दी पावर 19 को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 10 टू दी पावर 19 बराबर में n, तो आंसर आएगा 1.6 इंटू 10 टू दी पावर 19, तो 1.6 10 टू दी पावर 19, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में बेटा चलो इसको फिर से बता देता हूं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है तुम्हें, ठीक है। ओके देखो फिर से इसको एक बार करते हैं बेटा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। ओके देखो एक दिन में बल्ब ने जो पावर यूज की वो कितनी की, वो की हमारी 15 गुणा में 220 किया तो 0 15 दूनी 30 15 दूनी 30 3300 वॉट, ठीक है 3300 वॉट इतना यूज किया, ठीक है। अब आपको पता है कि जो एक यूनिट होता है वो होता है बच्चों, इसको भी अभी इरेज कर देते हैं, ठीक है। आप सिर्फ इतना समझो कि जो प्रेस ने एक दिन में बिजली यूज की, मतलब एक घंटे में जो प्रेस बिजली यूज करेगा वो कितनी करेगा, 3300 वॉट करेगा। तो आधे घंटे में बेटा प्रेस कितनी बिजली यूज करेगा, यहां पे लिखेंगे 30 मिनट में 30 मिनट में प्रेस द्वारा उपयोग की गई ऊर्जा तो एक घंटे में करता है बेटा 3300, 30 मिनट में कितना करेगा, आधा करेगा तो 3300 बटे में हो गया 2, यानी कि 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 पंच 10 और 0 का 0, 1650 वॉट, ठीक है। तो एक दिन में जो प्रेस बिजली यूज करेगा वो कितनी करेगा, 1650 वॉट करेगा। अब हमें 15 दिन का निकालना है, 15 दिन में कितनी करेगा, एक दिन में करता है 1650, 15 दिन में कितनी करेगा, 15 गुणा में 1650 भाग कर देंगे तो 0 15 15 75, 15 15 90 7 97, 15 एकम 15 7 22, 22,750 वॉट करेगा। कितनी करेगा बच्चों, 22,750 वॉट करेगा, ठीक है। ओके अब नहीं थोड़ा सा गलत हो रहा है, चौबीस आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मल्टीप्लाई गलत हो गया था, 24,750 वॉट करेगा, ठीक है। ओके अब थोड़ा सा और इसको छोटा करना पड़ेगा, देखो एक यूनिट बराबर होता है बेटा 1000 वॉट, एक यूनिट बराबर कितना होता है, 1000 वॉट होता है, तो 24,750 वॉट बराबर कितना यूनिट होगा,
24,750 यूनिट बराबर होगा 24,750 बटे में 1000, यानी कि 24.750 यूनिट, है ना। एक यूनिट बराबर होता है 1000 वॉट, तो 24,750 वॉट बराबर होगा 24.750 वॉट। अब एक यूनिट का जो प्राइस है वो कितना है, 1 यूनिट का जो प्राइस है वो 2 रुपए है, तो 24.75 यूनिट का जो प्राइस होगा वो कितना होगा, 24.75 गुणा में 2, यानी कि 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 15, 2 8, 1 9, यानी कि 49.50 रुपए, 49.5 रुपए। बटे में 2, बटे में बेटा 2 इसलिए आया क्योंकि अपन आधे घंटे के लिए 30 मिनट के लिए निकाल रहे थे। 1 घंटे में जो बिजली यूज करता है वो 3300 वॉट करता है, तो आधे घंटे में कितना करेगा, 1650 करेगा। ठीक है, ओके। तो बेटा इस क्लास को यहीं पे, तो बाय बाय ऑल, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, मिलते हैं कल लाइव क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।